बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर रात। इट्स मी आतिफ वक्कास और आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 के इस लेक्चर नंबर 6 में बात करेंगे गास लॉ की। डियर स्टूडेंट्स, हम प्रीवियसली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मुतालिक पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू प्लेन थ्रू सरफेस हमने डिस्कस किया था। फिर हमने ओपन और क्लोज दोनों सरफेसेस के थ्रू फ्लक्स डिस्कस किया था। क्लोज सरफेस से मतलब ये होता है कि इस तरह की कोई सरफेस हो जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, like a sphere, like a cylinder, like a balloon, like any closed surface, it may be a cube, any closed surface, उसके थ्रू हमने फ्लक्स की बात की थी। और मैंने आपको बताया था कि जो फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस के अंदर इंटर होता है उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, इसलिए कि वो नॉर्मल ऑफ एरिया के साथ फील्ड लाइंस जो है 180 डिग्री बना रहे हैं और cos 180 -1 होता है। फिर मैंने ये भी बताया था कि जो फ्लक्स उस क्लोज सरफेस को लीव करता है वो पॉजिटिव होता है। तो अगर सिचुएशन इस तरह है कि क्लोज सरफेस जो है उसके अंदर फील्ड लाइंस जितनी इंटर हो रही है उतनी फील्ड लाइन उसको लीव कर रही है, तो टोटल फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के थ्रू जीरो होगा। ये हम ऑलरेडी प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। आज हम गास लॉ डिस्कस करेंगे जो उसी बात को थोड़ा सा और अंदाज में कहता है कि जी किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है दैट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये Q वो चार्ज है जो उस क्लोज सरफेस के अंदर बंद है। So the net electric flux through a closed surface is equal to the total charge Q enclosed by the surface divided by the permittivity of free space. Dear students, एक तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि गास लॉ हम क्यों सीखते हैं। हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि किस तरह से किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर अगर पॉइंट चार्ज के अलावा हमारे पास सेवरल पॉइंट चार्जेस हों तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करने के लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, यानी हर पॉइंट चार्ज से उस पार्टिकुलर पॉइंट तक का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हम कंसीडर करते हैं। उन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को उस पॉइंट के ऊपर हम वेक्टोरियली ऐड करते हैं और फिर वहाँ से हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है उस पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उन सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से। ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस इस सेंस में है कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा चार्जेस हों और उन ज़्यादा चार्जेस की वजह से बहुत सारे वेक्टर्स किसी पॉइंट की तरफ आ रहे हो तो उन सारे वेक्टर्स को आपस में वेक्टोरियली ऐड करना, यानी उनको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना, फिर एक्स कंपोनेंट्स को आपस में ऐड करना, वाई कंपोनेंट्स को आपस में ऐड करना और फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके उनका रिजल्टेंट फाइंड करना और फिर मुख्तलिफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यूज़ करके उसकी डायरेक्शन फाइंड करना। सो इट्स अ वेरी हेक्टिक जॉब, इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। इस प्रॉब्लम को गास ने इंतहाई आसान किया। उसने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये है कि हमें बहुत ज़्यादा मतलब चूँकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और इसके ज़रिए से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना आसान हो जाता है। तो हम आज के लेक्चर में मैं फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इससे पहले हम गास लॉ को प्रूव करेंगे। ये जो है एक्सप्रेशन ये हम डिराइव करेंगे। गास लॉ जो है इंतहाई बेसिक है, इट्स जनरल लॉ, ठीक है, एंड वी कैन डिराइव कूलोम्स लॉ फ्रॉम गास लॉ। सो स्टेटमेंट आपने देख लिया है। इसका मतलब ये है कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो किस चीज़ की इक्वल है, सिंपली उस सरफेस के अंदर जो चार्ज बंद किया गया है उस चार्ज के मैग्नीट्यूड को उस मीडियम की परमिटिविटी पे डिवाइड करें जहाँ पर वो चार्ज पड़ा हुआ है। अगर वो फ्री स्पेस में पड़ा हुआ है सो Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर वो किसी और मीडियम में पड़ा हुआ है तो उस मीडियम की परमिटिविटी होगी। बहरहाल गास ने उसको फ्री स्पेस एज्यूम किया था
और ये उसका टोटल फ्लक्स का एक्सप्रेशन है। अब ये कहाँ से आया? डियर स्टूडेंट्स, मैं ये एक क्लोज सरफेस एज्यूम कर लेता हूँ। स्फेरिकल क्लोज सरफेस है, एक स्फीयर है लाइक अ फुटबॉल, एंड मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि उस फुटबॉल के अंदर मैं एक पॉइंट चार्ज रख लेता हूँ। मैं कोई पॉइंट चार्ज उठाता हूँ और उसे उस क्लोज सरफेस के अंदर रख लेता हूँ। अब आप जानते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो स्फेरिकली बाहर की तरफ निकली होती है। इट्स लाइक अ स्फेरिकल फील्ड एंड इट्स इन ऑल डायरेक्शन, हर तरफ उससे फील्ड लेजर निकली होती है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, उस सरफेस को जिसके अंदर मैंने इसे बंद किया हुआ है, उस सरफेस के थ्रू मैं टोटल फ्लक्स फाइंड करना चाहता हूं। उसका तरीका ये है कि मैं उस पूरी सरफेस के छोटे छोटे पेचेस बना लूंगा। जिस तरह फुटबॉल के पेचेस होते हैं, बिल्कुल उसी तरह मैं उस पूरी सरफेस के छोटे छोटे पेचेस बना लेता हूं, और फिर उन हर एक पेज के थ्रू मैं फ्लक्स फाइंड कर लूंगा, और फिर उन सारे फ्लक्सेस को आपस में ऐड करूंगा, मुझे टोटल फ्लक्स मिलेगा। अब फ्लक्स मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं? सबसे पहले लेट सपोज मैं यहाँ का कोई सरफेस एज्यूम कर लेता हूँ। पूरी स्फीयर को मैं छोटे छोटे पेचेस में मैं डिवाइड कर सकता हूँ, तो उनमें से मैं कुछ ले लेता हूँ आसानी के लिए। अब ये जो मैंने एक सरफेस एज्यूम की है, जाहिर है स्फीयर है, तो स्फीयर की जो सरफेस है उसके नॉर्मल आउटवर्ड होते हैं, तो जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वही हर स्मॉल पेज के जो है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक पेज यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। एक पेज जहाँ पर मैंने फील्ड लाइंस बनाई है मैं सिर्फ वहाँ पे बना रहा हूँ, हर जगह बना सकता हूँ। पूरी सरफेस को मैंने छोटे छोटे पेचेस में डिवाइड कर दिया है, ये हर जगह है, हर तरफ है। ये एक सर्कल नहीं है, आप एज्यूम कर ले इसको 3 डायमेंशन में, ये एक स्फीयर है। अब हर एक सरफेस का अपना एक नॉर्मल होता है, उसकी अपनी एक डायरेक्शन होती है, एंड दैट इज आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। जिस तरह ये फील्ड लाइंस हैं उसी डायरेक्शन में ये एरिया वेक्टर्स भी हैं। अब मैं क्या कर लेता हूँ, हर स्मॉल पेज के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट कर लेता हूँ, और फिर उन सारे फ्लक्सेस को आपस में ऐड कर लूंगा और मुझे टोटल फ्लक्स मिलेगा, क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। अब मैं सबसे पहले लेट सपोज इनके मैं नाम रख लेता हूँ। ये है जी डेल्टा एरिया 1, ये है डेल्टा एरिया 2, एंड सिमिलरली इसको मैं कह देता हूँ डेल्टा AN। तो ये सारे मुख्तलिफ एरिया वेक्टर्स, छोटे छोटे एरिया वेक्टर्स मैंने बना लिए हैं, और हर एक के थ्रू मैं फ्लक्स चेक करूंगा। बहुत सारे हैं 1 से लेकर N तक। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डेल्टा A1 जो है वो क्या होगा, मैं A1 के थ्रू फ्लक्स फाइंड करना चाहता हूँ, सो दैट वुड बी फ्लक्स 1, एंड फ्लक्स 1 इज E डॉट डेल्टा A1। डॉट प्रोडक्ट है, आप ऑलरेडी जानते हैं, इससे हमें मिलता है जी E डेल्टा A1। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है E कंसीडर की है उस पॉइंट के ऊपर, और एरिया उस पेज का है डेल्टा A1, ये मैंने लिख लिया। एंगल चूंकि आप देख सकते हैं दोनों पैरेलल हैं, तो मैं यहाँ पर cos ऑफ 0 डिग्री लिख लेता हूँ। cos ऑफ 0 इज 1, इसलिए फ्लक्स 1 जो है दैट इज E डेल्टा A1, दैट इज फ्लक्स 1। अब मैं क्या कर लेता हूँ, उस दूसरे के थ्रू फ्लक्स फाइंड कर लेता हूँ। मुख्तलिफ हमारे पास, जैसा कि आप जानते हैं, मुख्तलिफ पेचेस हैं। दूसरे के थ्रू जो फ्लक्स होगा दैट वुड बी E डेल्टा A2। सेम मेथड दोबारा मैं रिपीट नहीं करता, आप समझ चुके हैं। तीसरा जो है उसको मैं कह देता हूँ जी बिल्कुल इसी तरह से, तीसरा जो है दैट वुड बी E डेल्टा A3, और चलते जाएं डेल्टा AN तक, यानी फ्लक्स nth पार्ट से जो फ्लक्स होगा दैट वुड बी E डेल्टा AN। और अब मैं अगर इन सब, चूंकि स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो मैं इन सबको ऐड करना चाहूँ, मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इन सबको ऐड करूँगा। कैसे ऐड करूँगा, लेट मी ड्रा अ लाइन हियर।
लुक, मैं क्या करता हूँ, मैं उनका टोटल फ्लक्स फाइंड करता हूँ, इन सब को मैं ऐड करता हूँ। फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स 1 phi1 प्लस phi2 प्लस अप टू phi n। इन सब को ऐड कर दें, व्हाट यू गेट इन सब में चूंकि ई मैंने सबके लिए सेम लिखा है, उसके रीजन ये है कि ई का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है, लेट मी राइट इट समवेयर हियर। ई जो है आप ऑलरेडी अच्छी तरह जानते हैं कि ई जो है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है। इसमें क्यू होता है और इसमें आर होता है। चूंकि सारे सरफेस पे हैं तो आर तो सबके लिए सेम है। दूसरी चीज, उसके लिए सोर्स सबके लिए सेम है क्योंकि क्यू सेंटर में पड़ा हुआ है, तो क्यू सेम है, आर सेम है, के सेम है। तो इसलिए हर एक इस पेज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, यानी ये जो भी मुझे चाहिए, जो मैं ले लूँ, तो वो सारे आपस में एक जैसे हैं। तो इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, उन सबको कॉमन ले लेता हूँ। लाइक ये हर एक में मौजूद होगा। ई डेल्टा A1 पहले मैं लिख लूँ, ई डेल्टा A2 प्लस डैश ई डेल्टा AN। तो मैं ई उन सब में कॉमन ले लेता हूँ इस तरह, और इन सब का क्या हो जाएगा, समेशन आ जाएगा, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल AN। ठीक है, अब मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ। अगर सारे एरियाज को कंबाइनली लिखना चाहूँ तो मैथमेटिकली हम उसके लिए समेशन का साइन यूज करते हैं। ठीक है, इस समेशन में एक समेशन इंडेक्स होता है जो कि 1 से लेकर n तक है, और ये सारे आपस में इस तरह होंगे। डेल AI टोटल फ्लक्स इज दिस। अब यहां तक तो हमने कर लिया, यहां तक जनाब हमारे पास आ गया जी टोटल फ्लक्स। अब एक चीज इसमें रहती है, उसमें मैंने थोड़ी सब्स्टिट्यूशन करनी है, एंड सब्स्टिट्यूशन करने के बाद फिर हम देखेंगे कि इससे ये चीज़ बनती है या नहीं बनती। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुका हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, और आप ये अच्छी तरह जानते हैं, हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि सरफेस एरिया जो है किसी भी स्फीयर का जो होता है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। किसी उन सारे पेचेस को जब मैं आपस में मिलाऊंगा तो उससे क्या बनेगा, उससे स्फीयर बनेगा, और स्फीयर का सरफेस एरिया प्रीवियसली मैं आपको बता चुका हूँ दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो जब मैं यहाँ पर अगर लिखूँ समेशन ऑफ ऑल द पेचेस give us the area of sphere, and we know that area of sphere is 4 pi r square। तो जब मैं एरिया की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी के की जगह अगर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करूं तो वो ज्यादा मुनासिब रहेगा। लेट मी राइट इट दैट वे, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की जगह q/r²। सो ये जब मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, के मिटा देता हूँ, और q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r² एप्सिलॉन नॉट, और उसको उधर मल्टीप्लाई कर दें किस चीज़ के साथ, एरिया की वैल्यू पुट कर लें 4 पाई r²। अब आपको नज़र आ रहा है जो जो चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं उनको कैंसिल आउट कर लें। 4 पाई इधर भी है, इधर भी है, r² इधर भी है, इधर भी है। आपको क्या मिलता है, आपको सिर्फ और सिर्फ q/ε0 मिलता है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ मिल जाती है। कैसे हमने किया, हमने उस चार्ज को
एक पॉइंट चार्ज लिया, उसको क्लोज सरफेस में बंद किया। वैसे इस क्लोज सरफेस को हम गाशियन सरफेस कहते हैं, एक इमेजिनरी सरफेस है स्फेरिकल। और फिर मैंने क्या किया, उस क्लोज सरफेस के छोटे छोटे पेचेस बना लिए। हर पेच के थ्रू मैंने फ्लक्स कैलकुलेट किया और उस फ्लक्स, अब चूंकि हर एक पेज के थ्रू मुझे फ्लक्स मिला, मैंने उन सारे फ्लक्स को आपस में ऐड किया, इससे मुझे टोटल फ्लक्स मिला। वैल्यूज पुट की, चूंकि ई सब में एक जैसे था, बाहर लिखा डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, वो सारे ब्रैकेट में आ गए, उनका सम मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और फिर आप जानते हैं कि उन सारे पेचेस को मिला के हमें स्फीयर मिलता है। स्फीयर का सरफेस एरिया है 4πr²। मैंने लिखा 4πr²। और फिर जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट की, मेरे पास क्या बचा, मेरे पास जी बचा है क्या, मैं यहाँ पे अब लिख लूँ Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये बच जाता है। सो दिस इज द गास लॉ। अब एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये Q जो है, इट मस्ट बी इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। जब किसी क्लोज सरफेस में चार्ज नहीं होगा तो फ्लक्स जीरो होगा। याद रहे, ये सिर्फ स्फेरिकल सरफेस के लिए नहीं है, आप किसी भी शेप की सरफेस ले, रिजल्ट यही आएगा। लेकिन चूंकि स्फीयर से हमारे लिए आसान था, पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल सिमेट्री ज़्यादा मुनासिब होती है। आगे हम जब गास लॉ की एप्लीकेशंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि लाइन ऑफ चार्ज की वजह से, शीट ऑफ चार्ज की वजह से, स्फीयर ऑफ चार्ज की वजह से हम मुख्तलिफ शेप के एरियाज भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद जो है, अगर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, देखें, चूंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q जो है ये चार्ज इनक्लोज इन एनी क्लोज सरफेस है। कभी कभी इस तरह की सिचुएशन होती है कि बहुत ज़्यादा पॉइंट चार्जेस होते हैं और वो किसी क्लोज सरफेस में हम बंद कर लेते हैं। क्लोज सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है, मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि वो इस तरह का कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है। अब इसके थ्रू टोटल फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे गास लॉ के मुताबिक? फिर हम यूं करते हैं कि टोटल फ्लक्स इज फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 प्लस डैश अप टू फ्लक्स n। अब फ्लक्स 1 क्या है, दैट इज Q1, ये फॉर एग्जांपल Q1 है, Q2 है, और चलते जाए Qn तक। तो Q1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, गास लॉ फॉर फर्स्ट प्लस गास लॉ फॉर सेकंड, एप्सिलॉन नॉट, एंड चलते जाएं Qn डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमें क्या मिलता है, फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें कॉमन है और बाकी उन सब को आप ऐड कर दें। जब हम इनको ऐड करते हैं हमें टोटल चार्ज मिलता है। गास लॉ जो है दैट रिमेन्स द सेम, Q capital divided by epsilon naught, that Q is the total charge, it's the sum of all these charges. Remember dear students, if there are some positive while some negative charges we must consider, because मैंने आपको बताया था कि चार्जेस जो है वो एडिटिव है, इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें कंसीडर करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स सपोज 10 कूलम, फिर यहाँ पर मेरे पास कोई नेगेटिव चार्ज है 5 कूलम माइनस 5 कूलम, फिर यहाँ पर एक प्लस चार्ज है दैट इज वंस अगेन 10 और लेट मी कॉल इट 20 कूलम। कूलम बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, बट बहरहाल आप इसको इस तरह करें और आपसे कहा जाए जी कि टोटल फ्लक्स फाइंड करें इस क्लोज सरफेस के थ्रू। आपने क्या करना है, इन सारे चार्जेस को किस तरीके से ऐड करना है, एडिटिवली, यानी साइन को कंसीडर करना है। सो इट वुड बी 30 माइनस 5, टोटल जो चार्ज होगा, टोटल फ्लक्स जो होगा 20 प्लस 10, 30 माइनस 5 इज 25 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आप ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट फिलहाल हम साथ में नहीं लिखते, आप फ्लक्स के यूनिट्स जानते हैं, उसको एंड में फिर लिख लें। फ्लक्स के यूनिट्स क्या हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
multiplied with area. Electric field intensity is Newton per coulomb, area is meter square. So Newton meter square per coulomb या joule per coulomb इंटू जाउल मीटर पर कूलम। बहरहाल कई इसके यूनिट्स हो सकते हैं, मैं यहाँ पर ये वाला लिख लेता हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इस तरह के बहुत सी सिचुएशंस हो सकती हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जांपल्स के तौर पे ये गिवन है, तो आप वहाँ से देख लें। हाँ, एक बात और भी याद रखें, अगर किसी डाईपोल को हम किसी क्लोज सरफेस के अंदर बंद कर दे तो टोटल जो फ्लक्स होगा वो ज़ीरो होगा उस डाईपोल की वजह से। रीज़न ये है कि डाईपोल में दो एक जैसे मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट साइन के चार्जेस होते हैं, तो जितनी फील्ड लाइन उस डाईपोल से उस सरफेस से बाहर निकलेंगी उतनी फील्ड लाइन उस सरफेस के अंदर आएंगी, टोटल फ्लक्स ज़ीरो होगा। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह पामान।